आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों कल आपका पेपर है। आज निश्चिंत होकर इस वीडियो को देखिए। अगर आपका एवरेज मार्क 60 से 70 आया है, ठीक है, जो भी टेस्ट आपने अटेंड किया है, तो आज आप इस सेशन को कंप्लीट देखने के बाद अगर इन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं तो कल का पेपर आपका अच्छा होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो चलिए हम प्रमुख बातों पे बात करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। स्वयं को बिल्कुल शून्य तक शांत करना है। मतलब आप एग्जाम हॉल में जब पहुंचते हैं उसके पहले ना तो कोई कॉपी पलटेंगे, ना तो कोई पीडीएफ पढ़ेंगे, ना तो किसी दोस्त से किसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो जो कुछ आपके साथ तुरंत घटित हुआ है एग्जाम हॉल में वो दिमाग में बार बार रिपीट होगा। ठीक है, और जब रिपीट होगा तो जो आपने एक साल से मेहनत करी है वो रिकॉल होने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, उन बातों को ध्यान में लाने के लिए आपको दिक्कत होगी। इसलिए सबसे पहले आप स्वयं को शांत करके बिल्कुल बैठना एग्जाम हॉल में। ठीक है, और बहुत ज़्यादा किसी से बात नहीं करोगे, आराम से अपना एक सीट पे बैठना और बिल्कुल अपने में ही अपने ध्यान में ही रहना। ठीक है, तो पहला आप इस बात को फॉलो करोगे। दूसरा, स्वयं पे विश्वास करना है कि आज का जो पेपर है वो आप बहुत अच्छे से करोगे। ठीक है, स्वयं को ये तसल्ली देनी है क्योंकि आप ही पेपर सॉल्व करने वाले हो और जो आपके दिमाग में स्टोर है वही सारी सूचनाएं आपकी हेल्प करेंगी। ठीक है, तो स्वयं पे विश्वास करें कि पेपर बहुत अच्छा होगा और एक पॉजिटिव अप्रोच लेके ही जाएं पेपर में। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? परीक्षा के दिन जो भोज्य होगा, जो खाना पीना आप लेके जाओगे करोगे, ठीक है, वैसे तो एग्जाम हॉल में मना ही है, लेकिन उसके पहले अगर आप जैसे मान लो पानी रखा है तो आप क्या करना ना, कुछ सब्स्टिट्यूट आते हैं, जैसे कुछ एनर्जी ड्रिंक आती हैं, ठीक है, और कुछ एनर्जी पाउडर आते हैं, तो उनको ना आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले उसका सेवन कर लेना, मतलब किसी डॉक्टर से परामर्श लेके। ठीक है, कि इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ, एक इनजाल नाम की एक आती है एनर्जी पाउडर। ठीक है, उसको पानी में घोल के पी लेना, मतलब पूरा नहीं पीना, आधा ही पीना। ठीक है, उससे क्या होगा, जो 2 घंटे आप बैठ के पेपर दोगे तो थोड़ा कम दिमाग थकेगा। ठीक है, स्थायी तो बनी रहेगी। तो ऐसे चीजों पे ध्यान देना। और आज आप ऐसा कुछ भी नहीं खाओगे जिससे आपका पेट खराब हो। ठीक है, आप बिल्कुल कुछ सीधा साधा सिंपल सा भोजन करना कि आप कल एकदम बिल्कुल फ्रेश मूड से जाना पेपर देने। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों अब आता है जो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दोनों टेक्निक, एक एलिमिनेशन टेक्निक क्या होता है और पर्सनल वर्सिटी टेक्निक क्या होता है। ठीक है, तो पर्सनल वर्सिटी टेक्निक क्या होता है, एलिमिनेशन टेक्निक क्या होता है, जो आप एग्जाम हॉल में प्रयोग करोगे जिससे आपके अंक बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए उनके ऊपर बात करते हैं। देखिए, ये एक तरह से आप कह सकते हो इनडायरेक्ट तुक्का कैसे लगाया जाता है। ठीक है, डायरेक्टली तुक्का मारना तो बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, कुछ जानकारी के आधार पर तुक्का जब लगता है तभी आपके सही आंसर मिलते हैं। तो चलिए इन टेक्निक के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एलिमिनेशन टेक्निक के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक होता क्या है, इसको एग्जाम में कैसे प्रयोग करना है, किस विषय पे कैसे प्रयोग करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये पॉलिटी का एक प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए। पॉलिटी बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? देखिए, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसको आएगा वो तो तुरंत कर लेगा। लेकिन यहाँ पे जब ऐसे कुछ और क्वेश्चंस आए और जिसके बारे में आपको ना पता हो, उसमें कैसे टेक्निक प्रयोग करना उसे सीखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ए है अनुच्छेद 11, बी अनुच्छेद 36, सी अनुच्छेद 21 ए, डी अनुच्छेद 19(1). ठीक है, सपोज कि आपको आंसर पता था तो आपने डी लगा दिया। ठीक है, ये आपको जानकारी थी, लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि आपको कोई जानकारी नहीं है। तो दोस्तों आपने कभी तो संविधान कुछ तो कुछ पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आज जाके पार्ट वाइज, ठीक है, पार्ट वाइज केवल देख लेना किस पार्ट में किस अनुच्छेद से लेके किस अनुच्छेद तक कौन सा पार्ट है। जैसे मान लो पार्ट 1 की बात करें तो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। तो ऐसे ही मोटा मोटी जाके आप याद कर लेना इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, कि अगर अनुच्छेद पे आधारित प्रश्न आए तो उसे कैसे डील करना है। तो जब ऐसा कर लेते हो आप, तो देखो आपका एग्जाम कोई बहुत बड़ा एग्जाम है नहीं,
एकदम बिल्कुल सटीक जो ऑप्शंस नहीं पूछेंगे, दूर दूर तक के आर्टिकल पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो दोस्तों अनुच्छेद 11, इसमें देखो 5 से 11 दोस्तों बात होती है नागरिकता की। तो आपके दिमाग में चलेगा 5 से 11 के बीच में नागरिकता है, तो 11 तो हो नहीं सकता। ठीक है, और बात यहाँ पे शब्द क्या है, स्वतंत्रता। ठीक है, तो स्वतंत्रता का प्रावधान आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि 19 से लेके 22 तक है अनुच्छेद में। ठीक है, जो मौलिक अधिकार हैं आपके। ठीक है, तो आपको जब 19 से 22 आर्टिकल आप याद आएंगे कि 19 से लेके 22 के बीच में क्या दिए गए हैं, स्वतंत्रता। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों वैसे ही ये ए बी और सी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, सी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप अनुच्छेद 1 से इतनी बार पढ़ चुके हैं कि ये कंफ्यूजन नहीं करेगा, क्योंकि दैहिक स्वतंत्रता है ना, उसके बाद आपका एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, ये सब बातें इसमें मेंशन है। और कई बार आप सुनते हो गरिमामय जीवन, अनुच्छेद 21, सोनू सूद का न्यूज, ये सब चलता रहता है। ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो जाता है थोड़ी सी जानकारी के आधार पे। ठीक है, बाकी आपका अनुच्छेद 19(1) बच जाता है, जिसको आप सही करके आगे बढ़ जाते हो। ठीक है, ना पता होते हुए भी, जैसे मान लो सिर्फ मोटा मोटी पता है कि स्वतंत्रता तो भाग 3 में है। ठीक है, तो इससे ये क्वेश्चन आपके एलिमिनेट होते हैं। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट एलिमिनेशन टेक्निक बोल सकते हो। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में भी देखो कैसे एलिमिनेशन लगता है, जब ऐसा कोई बड़ा सा प्रश्न आ जाए। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों इसमें अगर आपको 1-2 सही मिलते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है संविधान का अनुच्छेद और यहाँ पे दिया है विषय वस्तु। ठीक है, तो अनुच्छेद 54 के बारे में अगर आपको पता है, ठीक है, अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से। ठीक है, एक पॉइंट आपको पता थी, तो सबसे पहले ए का 1 आप ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहाँ ए और बी में मिल रहा है। ठीक है, तो सीधे सीधे सी और डी आप कैंसिल कर दोगे। अगर एक पॉइंट भी आपको याद आ गया इस क्वेश्चन में, तो आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। उसके बाद फिर देखोगे कि अनुच्छेद 75 किस बारे में बात कर रहा है, तो देखोगे ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित बात करता है। अब सिर्फ मान लो केवल 2 अनुच्छेद के बारे में आपको जानकारी थी। ठीक है, तो आप देखोगे बी का 2 कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो बी का 2 ऑप्शन ए में है और बाकी कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, तो आप सीधे पहुंच आते हो आंसर पे। ठीक है, आपको इन दोनों के बारे में नहीं पता था, फिर भी आप सही आंसर करके ले जाते हो। ये होता है एलिमिनेशन टेक्निक का ब्रॉड पर्सपेक्टिव। ठीक है, उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे। चलिए अब आते हैं हम एलिमिनेशन टेक्निक में अलग तरीके से कैसे क्वेश्चन करने हैं आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन छोटा गया नहीं, चलिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन। ठीक है, अमरावती, अर्कावती, भवानी। ठीक है, यहाँ पे कुछ नदियां पहले ऐसे मेंशन किया जाता है जो आपने बहुत कम सुना हो। ठीक है, लेकिन आप इन सभी नदियों के बारे में, जैसे ये नदियों से संबंधित प्रश्न है, तो ऐसे कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, जिसमें कई पॉइंट कामा लगा के दिए गए हों, तो उन सभी को पढ़िए। ठीक है, क्योंकि शुरू में 1-2 पढ़ के आप कंफ्यूज मत होइए। तो उसमें अगर एक भी पॉइंट आपको मिल जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे भवानी। ठीक है, तो भवानी बहुत फेमस है तमिलनाडु में। ठीक है, तो आप इसको पिक कर लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है सहायक नदियाँ, तो आपने कई बार भवानी पढ़ा है, बाकी भले ही अमरावती, अर्कावती आपको न याद आए, तो आप भवानी से सीधे लगा लोगे क्या, कावेरी। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, एलिमिनेशन टेक्निक है। तो ये है इनडायरेक्ट तरह से तुक्का मारना, लेकिन ये आपका करेक्ट तुक्का लगता है। ठीक है, तो आप इस मेथड को कल एग्जाम में प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये है एलिमिनेशन टेक्निक, ये इनडायरेक्ट तुक्का है, कोई ये बेवकूफ़ी वाली तुक्का नहीं है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम पर्सनल वर्सटिलिटी टेस्ट पे। ठीक है, और वो टेक्निक कैसे प्रयोग करना है उसके ऊपर। चलिए अब इसमें देखिए पर्सनल वर्सटिलिटी टेस्ट टेक्निक में आपके 2 अप्रोच हैं। ठीक है, एक है ब्रेन स्टॉर्मिंग, दूसरा है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसको ध्यान से आप सीख लीजिए ये होता क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, पहले जान लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन भी हम करवाएंगे। देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, जैसे मान लो आपके सामने क्वेश्चन आया। ठीक है, आपको बिल्कुल तुरंत स्ट्राइक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल दिमाग शांत करके एक बारी ध्यान दें उस पर। ठीक है, और अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर डालें, क्या कभी आपने इसके बारे में कुछ भी पढ़ा है क्या। ठीक है, तो जब आपके दिमाग में पॉइंट आते हैं ना उससे जुड़े हुए, तो वो होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, कि आप उस समय ध्यान करके उस क्वेश्चन को सोच रहे हो। ठीक है, और ये आपको ऐसा नहीं है कि आप ध्यान करने लगे 3-4 घंटे, तुरंत करना है ये। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों जो भी जैसे मान लो क्वेश्चन है, उससे जुड़ा अगर ऑप्शन में कोई भी टॉपिक टर्म है, तो वो एक दूसरे से संबंध स्थापित कर लेगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं राम के साथ श्याम कई बार पढ़ा हूँ। ठीक है, राम के साथ कई बार श्याम मैंने पढ़ा है,
तो यहाँ पे राम के साथ मैं राजू नहीं कोरिलेट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे राम हो गया आपका क्वेश्चन और ये राजू हो गया आपका ऑप्शन, ठीक है। क्या हो गया? ऑप्शन, ठीक है। तो आप सही जवाब किसके साथ जाओगे? श्याम के साथ। अब यहाँ पे इसको क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे। यहाँ पे आइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, एक प्रश्न है, ठीक है। अब इसको आप कैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग से करोगे? सबसे पहले आप अरब सागर में गिरने वाली नदियों को रिकॉल करोगे। सपोज आपके दिमाग में इक्का दुक्का आई, नहीं आई, ठीक है। आप उस समय ध्यान दिया, ठीक है, आपने ध्यान दिया कि कैसे इसको सॉल्व करें क्वेश्चन के बारे में। तो आपके दिमाग में कुछ तो आएगा, कोई तो घटना आपने कभी तो सुनी होगी, ठीक है। तो दोस्तों उस समय जैसे मान लो क्वेश्चन को सुनते ही जैसे आपको कुछ भी नहीं उस समय रिकॉल हो रहा है, तो इन सभी ऑप्शन में से, ठीक है, आप देखेंगे वो कौन सा ऑप्शन है जो संबंध बनाता है, ठीक है। तो अगर देखिए आपने नर्मदा, तापी और साबरमती कभी भी सुने होंगे, कभी भी, तो वो तुरंत बताएगा ये तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास बच जाएगा गोदावरी, ठीक है। तो गोदावरी इसका सही जवाब हो। तो यहाँ पे ये होता है कि उस क्वेश्चन को अगर आप नहीं भी जानते हो एग्जैक्टली, ठीक है, तो उस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ ऑप्शन ना आपके दिमाग में सबसे पहले ट्रिगर होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक। उसके बाद प्रोबेबिलिटी क्या होता है, अब इसको भी क्वेश्चन के थ्रू समझिए। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा शहर उष्ण जोन में नहीं आते हैं, ठीक है, समझना। अब प्रोबेबिलिटी कैसे यूज करते हैं, तो अगर आपने कभी भी क्लाइमेट तो पढ़ा होगा, है ना, कभी भी अगर आपने क्लाइमेट पढ़ा है, मानसून पढ़ा है, और अगर गर्मी भी पढ़ा है कि गर्मी कैसे बढ़ती है घटती है, उस हिसाब से आप क्या करना है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी चूज करना है कि देखते हैं कि भारत कहाँ है, ठीक है, भारत में कौन सा शहर कहाँ पे है, ठीक है। तो आप बहुत सुने होंगे चेन्नई कहाँ है, मुंबई कहाँ है, जयपुर कहाँ है, जोधपुर कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है शहर उस जोन में नहीं आता है। तो दोस्तों चेन्नई देखेंगे तो तमिलनाडु में, ठीक है। तो भारत का जो तमिलनाडु वाला हिस्सा है यहाँ पे है, तो ये किस में आता है? 0 डिग्री के जस्ट 8 डिग्री ऊपर, है ना। तो ये चेन्नई तो आ जाएगा उष्ण जोन में, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। ये है प्रोबेबिलिटी, अगर एग्जैक्टली आपको नहीं पता है उसके हिसाब से निकालना है, ठीक है। उसके बाद मुंबई, तो मुंबई आपको यहाँ पे मिल जाता है, ये भी आ जाता है उष्ण जोन में, ठीक है। उसके बाद आ गया जयपुर और जोधपुर। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा होगा कंफ्यूजन कि राजस्थान में आ गए, ठीक है, राजस्थान 23.5 की थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो क्या वहाँ पे उष्ण जोन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों, ये दोनों राजस्थान की हैं, जयपुर और जोधपुर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन जयपुर पहले आ जाता है तो उष्ण में आ जाता है, जोधपुर नहीं आता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी सेट करना कि क्या चेन्नई होगा। तो आप अपने जानकारी के आधार पर देखोगे कि चेन्नई तो दक्षिण भारत में है और 23.5 डिग्री क्या है, जलवायु विभाजक रेखा, इसके नीचे सभी क्या है, विशेषकर उष्ण में है, ठीक है। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी सेट करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। बाकी कुछ अन्य बातें उनके ऊपर भी बात करते हैं। जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आए जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, ठीक है, आप नील बटे सन्नाटा जानते हो उस क्वेश्चन के बारे में, तो उसमें ना दोस्तों जैसे मान लो ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है, चलो उसको क्वेश्चन से समझते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है और मान लीजिए कि आपको इस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल नील बटे सन्नाटा हो इस क्वेश्चन के बारे में, तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे? तो आप देख लेना, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें एक स्टेटमेंट ना काफी लंबा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उस बड़े वाले स्टेटमेंट की करेक्ट होने की संभावना 80% होती है दोस्तों। अगर उस क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, जैसे हड़प्पा सभ्यता आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपने कभी नहीं पढ़ा, तो दोस्तों अगर छोटे स्तर के एग्जामों में देखें तो उसमें जो बड़ा वाला स्टेटमेंट होता है वो मैक्सिमम सही होता है, ठीक है, 80% वही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो उसके ऊपर आप तुक्का मार के रिस्क ले सकते हो, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों तुक्का लगाना टेक्निक, बाकी चीजें मैंने सब डिस्कस कर ली है, ठीक है। बाकी आप अपना देख लो, अगर आपका एग्जाम में मान लो कि आपके तुक्का उक्का लगाने के बाद भी अगर केवल 70 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, तो आप दोस्तों क्या करना, फिर अपने आराध्य का नाम लेना और अगर मैथ रीजनिंग का है तो ऑप्शन नंबर सी और बी ज़्यादा टच कर लेना, ठीक है। अगर आपका क्या है मैथ रीजनिंग, अगर जीएस हिंदी है तो उसमें कोई भी, ठीक है। तो ये तुक्का अपने जहन में लेके जाना कल, और उसके बाद पेपर कैसा होता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आगे, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट।
अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।